बैठे, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? सर इसमें मैंने कई करेक्शन किए हैं लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसके लिए अपने सीनियर से एक बार बात कर लेता हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर इस पार्ट में सिमेट्री की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ रही है। अच्छा, आपने गेज से इंसर्ट किया है इसमें? हाँ सर, अच्छा बट ठीक है। जो हमारा पूरा जा नहीं पा रहा है इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, हम टीम के साथ डिस्कस करते हैं। गेज कहाँ है? गेज नहीं है सर, गेज तो लेके जाओ। प्रोब बहुत जरूरी है, जो प्रोब आप यूज करना वो जो आप दिखा रहे हो ना, एमडी कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए। तो जो आप बोल रहे हो ना, गेज नहीं जा रहा है, इससे जल्दी कोरिलेट हो पाएंगे कि ये प्रॉब्लम है। सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, सर इसमें सिमेट्री की प्रॉब्लम आ रही है, साथ साथ गेज भी हमारा क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है। मैं भी देख रहा हूँ कि लाइन का पीपीएम कंटिन्यू बढ़ रहा है, जो कि हमारे रेड जोन में है। अभी इसके लिए हम सब मिलकर क्वालिटी सर्कल करते हैं, ठीक है, और इस प्रॉब्लम को एनालाइसिस करके तो सॉर्ट आउट करते हैं। कैसी हो समस्याओं की अम्मा, निपटाए क्वालिटी सर्कल की तलवार। हम टीम उन्नति आप सभी का क्वालिटी सर्कल में हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। ये हमारी कंपनी ग्लोबल ऑटोटेक लिमिटेड का ओवरव्यू है, जिसके 3 प्लांट हैं। 2 प्लांट ग्रेटर नोएडा में और 1 प्लांट हमारा गुजरात में है। ये हमारे प्रोडक्ट है जो हम पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी कंपनी के वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो टोल से सर्टिफाइड हैं। ये हमारी टीम एंड टाइमलाइन है। ये तो स्लाइड है ना, ये वाली, ये दोनों सेम ही रखो ना, अलग अलग स्लाइड क्यों रख रहे हो? अभी जो प्लांट 1 ने जो दिखाया था, मैं भी ये बोलने वाला था। अभी प्लांट 1 में आपने यहाँ पे उन्होंने कुणाल जी का नाम नहीं लिखा, वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, वहाँ टर्नओवर दिया है, ऐसा कुछ है। या तो एक जैसी शुरू की जो 2-3 स्लाइड है ना, ग्लोबल की स्टैंडर्ड एक ही होनी चाहिए। पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का पालन करें, इट शुड बी सेम फॉर ऑल। ऐसा नहीं हो कि प्लांट 1 में भी ये टीम जिन्होंने आप लोगों ने देखी थी ना इनकी, इन्होंने वो दिखाया है, या तो वहाँ पे भी एमडी का नाम हटा दीजिए। ये डिमांड हो रहता है, रिक्वायरमेंट रहती है क्या वो है। हाँ तो फिर यहाँ डलवाइए, वो डलवा फिर दोनों की स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। लगना चाहिए कि 1 ग्लोबल 1 टीम वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, इट शुड नॉट बी कि अलग। ओके अरे ये प्लान चलो कंटिन्यू। ये हमारी टीम एंड टाइमलाइन है, जिसकी थीम रिडक्शन ऑफ रिजेक्शन पीपीएम है, जिसके फैसिलिटेटर मिस्टर राजकुमार, कोऑर्डिनेटर मिस्टर कुलदीप, मैं टीम लीडर पुष्पेंद्र सिंह, मैं टीम मेंबर दिलीप गौतम, मैं टीम मेंबर अशुजा, मैं टीम मेंबर कुलदीप। ये कहाँ है? एक बंदा कहाँ है? एक नहीं सर, 4 की प्रैक्टिस है। नहीं यार, फिर इसमें से बंदों की फोटो जो है उन्हीं के लगाओ। ठीक भैया वो चीज के नंबर लेंगे वो इस चीज के नंबर होते हैं कौन, क्योंकि देखो इससे मालूम पड़ता है किसी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। अपने सारे काम काज छोड़ करके आओ, वो वाले लोगों की लगाओ फोटो, या वो जो भी है खड़े हो जाओ उन्हीं लोगों की लगाओ। राकेश आप भी ध्यान रखना, जो उसमें धर्मेंद्र का नाम नहीं है कि कुछ ये हमारा मीटिंग शेड्यूल और एक्टिविटी प्लान है। डेट ऑफ फॉर्मेशन जुलाई। आप 4 लोग हो, इसमें क्या कोई ना एडिटिंग कर सकते हैं? जब 5 हो ठीक हो बैठ जाते हैं। ठीक है सर। ये हमारा मीटिंग शेड्यूल और एक्टिविटी प्लान है। डेट ऑफ फॉर्मेशन हमारी जुलाई 2023 है। कंप्लीटेशन डेट सितंबर 2023। मीटिंग डेट हमारा मंडे डिसाइडेड था। मीटिंग टाइमिंग हमारी 2:30 पीएम से 3 पीएम के बीच में थी। मीटिंग प्लेस हमारा कॉन्फ्रेंस रूम 1 है और अभी तक हमने इसकी 11 मीटिंग कंडक्ट की हैं। ये हमारा माइलस्टोन चार्ट है, जो कि पीडीसी साइकिल पर आधारित है। ये हमारे 12 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, जो हमने इस क्वालिटी सर्कल को पूरा करने के लिए यूज किए हैं। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने लास्ट 3 मंथ का डाटा लिया, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा जो रिजेक्शन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और जून का रिजेक्शन सबसे ज्यादा है, जो कि 7.5% है। जैसा आज हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हमारा रिजेक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और जून मंथ का जो रिजेक्शन है वो 7.5% है। उसके बेस पर हमने जून के डाटा का एनालिसिस किया, परेटो डायग्राम बनाया, जिसमें हमें मिला कि हमारा जो सिमेट्री का रिजेक्शन है वो टॉप 1 में है, जिसका कंट्रीब्यूशन 49% है। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सिमेट्री की रिजेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हमने देखा कि जो हमारा रिजेक्शन है सिमेट्री का वो टॉप 1% में है, जो कि 2.6% है, जिसका 49% कंट्रीब्यूशन ऑफ रिजेक्शन है और हाई रिजेक्शन कॉस्ट है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग के लिए हमने देखा कि हमारा सिमेट्री का जो पीपीएम है वो 28,600 चल रहा था। इसके बेस पे हमने जो पीपीएम का टारगेट लिया है वो 500 पीपीएम है, जिसमें हम 98% इंप्रूवमेंट करेंगे। स्टेप 2 कंप्लीटेड। स्टेप 3 डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ये हमारी लाइन का प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, जो कि हमारा साफ असेंबली से स्टार्ट होता है और हमारा फाइनल स्टेशन, फाइनल इंस्पेक्शन एंड पैकिंग है। इस प्रोसेस में हमने ये एनालिसिस किया है कि जो हमारे पार्ट में सिमेट्रिक एनर्जी आ रही है वो हमारे ड्रिलिंग और स्लॉटिंग ऑपरेशन के टाइम पर आ रही है।
यहाँ पे हमने सिमेट्री की प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया है। जो सिमेट्री की प्रॉब्लम है उसका स्पेसिफिकेशन जो हमें कस्टमर से मिला है वो 0.2 mm है। ये हमारा गेज है जिससे हम सिमेट्री की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। और इस चित्र में हमने दिखाया है कि जब हम सिमेट्री के गेज को इंसर्ट करते हैं तो किस तरीके से ओके पार्ट हमारा दिखता है। ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम। ये मैंने सिमेट्री को एक वीडियो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर हमारी दो वीडियो है, एक ओके पार्ट की वीडियो है, एक एनजी पार्ट की। जब हम पार्ट में सिमेट्री का गेज डालते हैं, जिस पार्ट में हमारा गेज फुली क्वालिफाई होता है वो हमारा ओके पार्ट होता है, जिस पार्ट में हमारा गेज फुली क्वालिफाई नहीं होता है वो हमारा एनजी पार्ट होता है। इस तरह से हम ओके और एनजी पार्ट को डिडक्ट करते हैं। स्टेप 3 कंप्लीटेड। स्टेप 4 एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए हमने फिशबोन डायग्राम का यूज किया है जो कि फोरम मेथोडोलॉजी पे आधारित है। आपने फिशबोन डायग्राम क्यों यूज किया है? पोटेंशियल कॉजेस फाइंड आउट करने के लिए हम फिशबोन डायग्राम का यूज करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमने फिशबोन डायग्राम का यूज करके 20 पोटेंशियल कॉजेस आइडेंटिफाई किए हैं। स्टेप 4 कंप्लीटेड। स्टेप 5 आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस। जैसा कि हमने फिशबोन डायग्राम से 20 पोटेंशियल कॉज मिले हैं, उनको हमने वैलिडेट किया। वैलिडेशन के द्वारा हमको 5 वैलिड कॉज मिले जिसमें हमारे 15 कॉज अनवैलिड थे। इसमें वैलिड कॉज कौन से हैं? मशीन मेथड मटेरियल के कॉजेस हमारे वैलिड कॉजेस थे। स्टेप 5 कंप्लीटेड। स्टेप 6 फाइंडिंग द रूट कॉज बाय एनालिसिस ऑफ कॉज फर्स्ट है। प्रॉब्लम सिमेट्री एनजी। सिमेट्री एनजी क्यों आ रही थी? क्योंकि ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान ड्रिल टूल डिफ्लेक्ट हो रहा था। टूल क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा था? क्योंकि इसमें लगा हुआ गन स्क्रू लूज हो रहा था। गन स्क्रू क्यों लूज हो रहा था? क्योंकि प्रोडक्शन के दौरान एक टाइम बाद गन स्क्रू लूज हो जाता है। एक टाइम बाजी प्रोडक्शन के दौरान गन स्क्रू क्यों लूज होता है? क्योंकि उसकी टाइटनिंग फ्रीक्वेंसी हमें डिफाइन नहीं थी। क्या यही हमारा रूट कॉज है? यस, यही हमारा रूट कॉज है। बाय एनालिसिस ऑफ कॉज फर्स्ट बी। प्रॉब्लम सिमेट्री एनजी। सिमेट्री एनजी क्यों आ रही थी? क्योंकि होल का सेंटर और स्लॉट का सेंटर मैच नहीं कर रहा था। होल का सेंटर और स्लॉट का सेंटर क्यों नहीं मैच कर रहा था? क्योंकि हमारा जो कटिंग टूल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। टूल क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा था? क्योंकि कटिंग टूल सिंगल पास में मटेरियल को काट रहा था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? यस, यही हमारा रूट कॉज है। बाय एनालिसिस ऑफ कॉज सेकंड। प्रॉब्लम सिमेट्री एनजी। सिमेट्री एनजी क्यों आ रही थी? क्योंकि स्लॉटिंग ऑपरेशन के दौरान स्लॉटिंग पोजीशन आउट हो रही थी। पोजीशन आउट क्यों हो रही थी? क्योंकि स्लॉटिंग ऑपरेशन के दौरान फिक्सचर पर चिप्स रह जा रही थी। चिप्स क्यों रह जा रही थी? क्योंकि पार्ट टाइम करने से पहले फिक्सचर पर प्रॉपर एयर अप्लाई नहीं कर रहे थे। क्या यही हमारा रूट कॉज है? यस, यही हमारा रूट कॉज है। बाय एनालिसिस ऑफ कॉज थर्ड। प्रॉब्लम सिमेट्री एनजी। सिमेट्री एनजी क्यों आ रही थी? क्योंकि पार्ट रोटेशन एफिशिएंट नहीं हो रहा था। रोटेशन एफिशिएंट क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे पार्ट चक जॉ से स्लिप हो रहा था। पार्ट स्लिप क्यों हो रहा था? क्योंकि चक जॉ की क्लैंपिंग रिजेक्ट नहीं थी। क्लैंपिंग रिजिड क्यों नहीं थी? क्योंकि चक जॉ हमारा न्यूमेटिक एयर प्रेशर कंट्रोल था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? यस, यही हमारा रूट कॉज है। बाय एनालिसिस ऑफ कॉज फोर। प्रॉब्लम सिमेट्री एनजी। सिमेट्री एनजी क्यों आ रही थी? क्योंकि वी ब्लॉक का फिक्सचर वियर आउट हो रहा था। फिक्सचर वियर आउट क्यों हो रहा था? क्योंकि फिक्सचर लो हार्डनेस का था। हार्डनेस लो क्यों थी? क्योंकि फिक्सचर लो सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? यस, यही हमारा रूट कॉज है। बाय एनालिसिस ऑफ कॉज फाइव। प्रॉब्लम सिमेट्री एनजी। सिमेट्री एनजी क्यों आ रही थी? क्योंकि पार्ट प्रॉपर क्लैंप नहीं हो रहा था। पार्ट प्रॉपर क्लैंप क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि टॉप क्लैंप हमारा वाइब्रेट कर रहा था। टॉप क्लैंप क्यों वाइब्रेट कर रहा था? क्योंकि टॉप क्लैंप की वॉल थिकनेस कम थी जिसकी वजह से पार्ट को प्रॉपर होल्ड नहीं कर पा रहा था और वाइब्रेट हो रहा था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? यस, यही हमारा रूट कॉज है। स्टेप 6 कंप्लीटेड। स्टेप 7 डाटा एनालिसिस वैलिडेशन डाटा फॉर डिफ्लेक्शन फर्स्ट। हमने इंस्पेक्शन मेथड को वैलिडेशन करने के लिए हमने 5 पार्ट लिए, उनको गेज से वेरीफाई किया। जो पार्ट हमारे रिजेक्ट थे उन्हीं पार्टों को हमने सीएम पे चेक कराया। सीएम के दौरान भी हमें वो पार्ट रिजेक्ट मिले। इस तरीके से हमने अपने इंस्पेक्शन मेथड को वैलिडेट किया। इसमें आपने दो मेथड का यूज क्यों किया? प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए हमने दो टाइप के मेथड का इस्तेमाल किया है। वैलिडेशन डाटा फॉर डिफ्लेक्शन सेकंड। टूल डिफ्लेक्शन वैलिडेशन के लिए हमने 5 पार्ट लिए। इन पार्टों को पहले मैंने सीएमएम पे चेक कराया, फिर हमने देखा कि जो जिन पार्टों में डिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है उन्हीं पार्टों में हमारा गेज भी इजीली क्वालीफाई नहीं हो रहा है जो कि सिमेट्री एनजी है। इस तरीके से हमने सेकंड वैलिडेशन किया। स्टेप 7 कंप्लीटेड। स्टेप 8 डेवलपिंग सॉल्यूशन कॉज नंबर फर्स्ट है। ये हमारे कॉज नंबर 1 का डेवलपिंग सॉल्यूशन है। इसमें हमने देखा कि हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस के दौरान गर्व स्क्रू लूज हो जाने की वजह से सिमेट्री का रिजेक्शन आ रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने गर्व स्क्रू की टाइटनिंग फ्रीक्वेंसी मशीन चेक शीट में ऐड की, जिसके बाद हमने देखा कि हमारा सिमेट्री का रिजेक्शन आना बंद हो गया। आपने इसको चेक शीट में मेंशन क्यों किया? जिसे ऑपरेटर डेली बेस पर मेंटेन करेगा। कॉज नंबर फर्स्ट बी डेवलपिंग सॉल्यूशन। ये कॉल नंबर 1 का डेवलपिंग सॉल्यूशन है। जब हम पहले पार्ट को ड्रिल करते थे तो सिंगल पास में ड्रिल करते थे जिससे इसमें डिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आती है। अब हम पार्ट को जब ड्रिल करते हैं तो मल्टीपल पासेस में ड्रिल करते हैं जिससे डिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो गई है और हमारी सिमेट्री की प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो गई है। आपने मल्टीपल पास का यूज क्यों किया? हमने मल्टीपल पास का इसलिए इस्तेमाल किया कि ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान ड्रिल टूल डिफ्लेक्ट ना हो।
कॉज नंबर सेकंड, डेवलपिंग सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 2 के डेवलपिंग सॉल्यूशन के लिए हमने देखा कि हमारा जो रेस्टिंग पिक्चर है उस पर ये न लगाने की वजह से हमारा सिमेट्री का रिजेक्शन आ रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्लैंपिंग से पहले पिक्चर पर प्रॉपर एयर लगाना स्टार्ट किया, जिसके बाद हमने देखा कि हमारा सिमेट्री का रिजेक्शन नहीं आ रहा है। आप कैसे इंश्योर करेंगे चिप्स दोबारा ना है? हमने मशीन पर पोका भी लगा दिया है, अगर फिक्स पर परसिस्ट रह जाएगी तो उससे स्विच चेक अलार्म ऑन हो जाएगा। कॉज नंबर 3, डेवलपिंग सॉल्यूशन। ये हमारा कॉइल नंबर 3 का डेवलपिंग सॉल्यूशन है। जब हम पहले इस चक का यूज करते थे वो हमारा नोमेटिक था, जिससे हमारा पार्ट स्लिप हो जा रहा था और उसमें सिमेट्री की प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम जिस चक का यूज कर रहे हैं वो हमारा हाइड्रोलिक चक है, जिसकी जो क्लैंपिंग है वो काफी रिजिड है, जिससे हमारा पार्ट अब स्लिप नहीं हो रहा है और हमारे इसमें सिमेट्री की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपने हाइड्रोलिक चक का ही क्यों यूज किया? क्योंकि न्यूमेटिक चक का क्लैंपिंग प्रेशर 0.6 मेगापास्कल था, जबकि हाइड्रोलिक चक का क्लैंपिंग प्रेशर 2 मेगापास्कल है, जिसकी वजह से उसकी क्लैंपिंग रिजिड है। कॉज नंबर 4, डेवलपिंग सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 4 के डेवलपिंग सॉल्यूशन के लिए हमने देखा स्लॉटिंग प्रोसेस में हमारा जो वी ब्लॉक है वो सॉफ्ट मटेरियल का बना होने के कारण जल्दी वियर हो रहा था, उसकी वजह से सिमेट्री का रिजेक्शन आ रहा था। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमने वी ब्लॉक के मटेरियल को चेंज कराया, उसके बाद हमने ट्रायल किया, जिसके बाद हमने देखा कि हमारे सिमेट्री का रिजेक्शन नहीं आ रहा है। अब आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं? अब हम बी ब्लॉक के लिए कार्बाइड मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉज नंबर 5, डेवलपिंग सॉल्यूशन। ये कॉइल नंबर 5 का डेवलपिंग सॉल्यूशन है। इसमें जो टॉप क्लैंप हमने यूज किया है उसकी वॉल थिकनेस 15 mm थी, जिसकी वजह से वो बेंड हो जा रहा था और इसमें सिमेट्री की प्रॉब्लम आ रही थी। इसके सॉल्यूशन के लिए हमने जो टॉप क्लैंप यूज किया है इसकी वॉल थिकनेस को बढ़ा दिया है। अब करंट में हम जो वॉल थिकनेस यूज कर रहे हैं वो 20 mm की यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पार्ट जो टॉप क्लैंप है वो बेंड नहीं हो रहा है और इसमें सिमेट्री की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब पार्ट में जग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे टॉप क्लैंप की वॉल थिकनेस बढ़ गई है, जिससे वो पार्ट को प्रॉपर होल्ड कर पा रहा है और पार्ट में जग नहीं आ रहा है। स्टेप 8, कंप्लीटेड। स्टेप 9, फोर्सिंग द रेजिस्टेंस। ये सारे डेवलपिंग सॉल्यूशन करने के बाद हमने अपनी टीम के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की। उसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड मेंटेनेंस आदि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। स्टेप 9, कंप्लीटेड। स्टेप 10, ट्रायल एंड इंप्लीमेंटेशन। इस क्वालिटी फैक्टर को करने के बाद हमने देखा जो हमारा पास्ट में पीपीएम था 28,600 जो कि घट गया 440 रह गया है, जिसमें हमने 98% इंप्रूवमेंट अचीव किया है। रिडक्शन रिड्यूस करने के साथ साथ हमारी लाइन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसमें हमें 3% की इंप्रूवमेंट हुआ है। स्टेप 10, कंप्लीटेड। स्टेप 11, रेगुलर इंप्लीमेंटेशन। इस क्वालिटी फैक्टर को करने के बाद हमने लाइन पे कुछ रेगुलर इंप्लीमेंटेशन किया है, जो कि इस तरीके से पीएफएम है, कंट्रोल प्लान, PIR सेटअप, WI, मशीन चेक शीट, टॉप क्लाइंट ड्राइंग, प्रोग्राम फ्रीज। हो गए होंगे। आपको हमने फ्रीज किया है। ये हमारा माइलस्टोन चार्ट है, जैसे कि हमने अपना माइलस्टोन चार्ट सेट किया था, उसी के बेस पे हमने अपना पूरा अचीव किया है। स्टेप 11, कंप्लीटेड। स्टेप 12, फॉलो अप एंड रिव्यू। इस क्वालिटी फैक्टर को करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो टारगेट था 500 पीपीएम का वो हमने अचीव किया है। फॉलो अप एंड रिव्यू ऑफ सॉल्यूशन बेनिफिट। इस क्वालिटी सर्कल को कंप्लीट करने के बाद हमारी कंपनी और हमको कुछ टेंजिबल कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स हुए हैं, जिसमें टेंजिबल बेनिफिट्स ये है कि हमारा जून मंथ की जो स्क्रैप कॉस्ट थी वो 3,37,000 थी, जो घटकर हमारी 18,900 हो गई। इस तरीके से हमें 36 लाख पर ईयर की सेविंग हुई है। इस क्वालिटी फैक्टर को करने के बाद हमारे कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स हुए, जो कि इस प्रकार है। लर्निंग आउट ऑफ द बॉक्स हुई है, डी स्किल प्रोसेस हुई है, हाई मोरल बिल्डअप हुआ है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हुआ है और हम लोगों ने टीम वर्क में काम किया है। इसमें हमने जो टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं वो इस प्रकार हैं: पीडीसी साइकिल, पैरेटो चार्ट, 12 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिजिबल डायग्राम, वाई एनालिसिस, काइजन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। स्टेप 12, कंप्लीटेड। नेक्स्ट स्टेज टारगेट। अभी जो अभी सिमेट्री का जो पीपीएम चल रहा है वो 440 चल रहा है, हम दिसंबर 2023 तक जीरो करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।